और मतलब एंट्रेंस तो सीए में एंट्री इजी है, लेकिन सीए बन के निकलना थोड़ा सा टफ है। तो वो आपको सतत स्टडी और नियम से पढ़ाई के इतने घंटे करना है तो करना है। हार्ड स्टडी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जिनका नाम है सुयश माहेश्वरी जी, जो कि पेशे से सीए हैं। तो चलिए हम मिलते हैं उनसे। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। नमस्ते सर, शुरुआत करते हैं हम आपके एक छोटे से परिचय से। सर, मेरा नाम सीए सुयश माहेश्वरी है। पिताजी का नाम श्री शैलेश कुमार माहेश्वरी। मैंने बीकॉम किया है, एमबीए फाइनेंस किया है, साथ में सीए किया है जी। सीए के बाद में मैंने पोस्ट क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, जिसे हम डीसा कहते हैं, वो कोर्स किया है। सर्टिफिकेशन कोर्स इन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स जी, और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड पब्लिक फाइनेंस के भी कोर्स मैंने किए हैं जी। सर सर, हम शुरुआत करते हैं आपके जो जहाँ से सफ़र शुरू हुआ होगा कि आपका बचपन कैसा था, शिक्षा कैसी रही और किस तरह आप एक सीए बने। बचपन तो क्या है, अब मैं एक किसान फैमिली से आता हूँ जी। एक मध्यम परिस्थिति की फैमिली थी, लेकिन हाँ, पिताजी ने कभी कोई चीज़ की कमी होने नहीं दी। पूरे संसाधन हमें उपलब्ध करवाए। पहले मैं पटेल रतिलाल बोरीवाला स्कूल में पढ़ता था 5th तक, फिर उसके बाद में सेवा सदन स्कूल में पढ़ा जी। तो अब सीए का जो बेसिक ये था कि सीए करना है, एग्जैक्ट सीए करना है वो तो नहीं, लेकिन हमारे स्कूल के जस्ट नीचे के फ्लोर पे तारवाला साहब सीए, जो हमारे बुरहानपुर के नामचीन सीए थे, आज वो है नहीं हमारे बीच, तो उनको हम देखते थे, उनकी पर्सनैलिटी तो देख के लगता था कि हाँ, ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ हमें रिस्पेक्ट भी मिले और सारी चीज़ें हो। तो वो एक कदम था। फिर आगे हम जैसे बढ़े, 7th 8th 9th 10th तक आए, फिर अपने को धीरे धीरे समझ में आ गया कि भाई मैथ्स और साइंस अपने बस की नहीं जी। तो जो 5th तक हमने देखा था, तो माइंड वापस वहाँ गया और इस तरीके से फिर हम उस फील्ड में आगे आ गए। मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि मैथ साइंस तो मैं कर नहीं पाऊंगा, हाँ। लेकिन फिर आपने कॉमर्स जी चुना। और क्योंकि क्या है, मैं तारवाला साहब को भी जब देखता था जी, उनके यहाँ उनका प्रभुत्व और सारी चीजें, तो वो बहुत मोटिवेटेड थी। इवन 5th में हमारा कोर्स थोड़ा सा डिले चल रहा था, तो उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर जब हमारी क्लास को एक्स्ट्रा पढ़ाते थे जी, तब उनसे हम प्रभावित हुए थे। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में तो था ही जी। सर, लेकिन सीए एक टफेस्ट एग्जाम है जी। आपने ये तो सोचा कि मैं मैथ साइंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर सीए के लिए आप कैसे मोटिवेट हुए और किस तरीके से आपने अचीव करा वो गोल? हाँ, तो जैसे मैंने बताया, फाउंडेशन जो 5th में एक बार हमने तारवाला साहब को देखा, और फिर 11th में हमने कॉमर्स लिया, फिर धीरे धीरे अलग अलग फील्ड्स का एक्सप्लोरेशन किया, जैसे एमबीए है और सारी चीजें। तो अब हम मध्यम परिस्थिति वाले व्यक्ति, तो कहीं पे फीस ज्यादा, कहीं पे लिंक नहीं, कुछ नहीं, और एक हमारे क्लोज रिलेटिव भी सीए थे। तो एक चीज समझ में आई कि अब हम सीए में आगे बढ़े। और जब मैंने मेरे दोस्तों को भी बोला कि यार अब सीए करेंगे 12th के बाद, तो मैं पहले बहुत दिखने में दुबला पतला था, तो वो मुझे बोलते थे कि यार जितना है उतना भी गायब हो जाएगा पढ़ पढ़ के। पर नहीं, हमने हिम्मत करी, आगे बढ़े। बाहर रहना, इंदौर में एजुकेशन की जी, तो वहाँ रह के पढ़ाई की। बीच में एक एग्ज़ाम मैंने फेस करी। एग्ज़ाम होने के बाद में मुझे हेपेटाइटिस ई हो गया। अच्छा। तो वो बीमार होने के बाद में मेरे लगभग 6 से 8 महीने खराब हुए। तब मैं एक बार का हिम्मत हार चुका था, लेकिन फिर यही था कि और हिम्मत करी। पापा ने भी बोला कि और एक बार ट्राई करो, जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ा और सीए जी।
सर सीए बनना एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है कि कहीं ना कहीं आपको इतनी स्टडी करनी पड़ती है। तो इस दौरान जो आपका ये सफर रहा, इसमें कई चुनौतियां आपने फेस करी, जैसे अभी आपने बताया एक डिजीज के बारे में भी। तो कोई ऐसी डिजीज, कोई ऐसी परिस्थिति आपने देखी या ऐसी चुनौती देखी जिससे आप कहीं ना कहीं हताश हुए, लेकिन आपने उसका सामना करके अपने पथ पर निरंतर रहे? हाँ, जैसे एक मैंने ये हेल्थ इशू के बारे में बताया, इसके साथ में देखिए मैं तो सभी से ये बोलूंगा कि हम जिस चीज से भागते हैं वो चीज हमारे सामने वापस से आती है जी, भले उस रूप में ना, लेकिन रूप बदल के आएगी। बिल्कुल। जैसे मैथ्स में होता था स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट, उसमें लंबे लंबे फार्मूले और लंबे लंबे कैलकुलेशंस, तो वही चीज हमको सीए फाइनल में आ गई, नाम चेंज हो गया, उसका नाम आया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जी और उसमें जो पढ़ाई करना उसमें स्टेटिस्टिक्स के फार्मूले लग रहे हैं। जी जी तब फिर ऐसा लग रहा था यार ये क्या परेशानी है जो इसको पीछे छोड़ा, फिर ये वही आ गई, लेकिन फिर उसको फेस किया और आगे बढ़े, सीए फाइनल पास करके सीए बने। जी सर। सर एक आपके क्षेत्र से भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, जी, कहीं ना कहीं कई यंग दर्शक भी हमारा जो है लीड लैब का मंच देखते हैं, तो कोई व्यक्ति अपना इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, वो सीए बनना चाहता है जी, तो उसने किस तरीके से तैयारी करना चाहिए और क्या किन चीजों पे फोकस करना चाहिए कि वो एक अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं क्लियर कर पाए? जी, मैं ये बोलूंगा कि अगर जिसको सीए करना है या कोई भी फील्ड चूज करनी है तो 7th 8th 9th जी इसके अंदर आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कॉमर्स, साइंस, बायो वगैरह जो भी, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। जी और रही बात अगर हम जैसे कॉमर्स लेके सीए करने की, तो आफ्टर 12th आप एग्जाम दे सकते हैं। जी तो जो फाउंडेशन है तो उसकी आप तैयारी 11 12 के साथ या 12th के साथ तो आप कर ही सकते हैं और वो आप फेस करेंगे तो आगे। सर एक और क्वेश्चन कि सीए की एग्जाम फाइट करने के लिए क्या क्राइटेरिया रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी कॉमर्स वालों के लिए 12th पास चाहिए और शायद मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% है, जी तो वो चाहिए। और मतलब एंट्रेंस तो सीए में एंट्री इजी है, लेकिन सीए बन के निकलना थोड़ा सा टफ है। तो वो आपको सतत स्टडी और नियम से पढ़ाई के इतने घंटे करना है तो करना है। हार्ड स्टडी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, जी दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। केवल हार्ड वर्क से भी कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क से भी कुछ नहीं होगा। और आपका जो रूटीन है वो पूरा, मतलब आपको जो रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, ये फंक्शन में जाना है, सोशलाइजेशन आपको मतलब 3-4 साल के लिए बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, तब जाके आप फोकस करके सफलता पा सकते हैं। जी सर। सर आपने इस क्षेत्र में एक अच्छा नाम भी बनाया है, तो जब ये जो नाम बना है आपका, तो आपको इस तरीके से कार्य करने की प्रेरणा किससे मिली और किस तरीके से आप करते हैं? हाँ, देखिए जब हम सीए करते हैं तो साथ में हमारे 3 साल का आर्टिकलशिप पीरियड होता है। जी तो अब इस पीरियड में जैसे हमने जब सीए ऑफिस में सर्व किया, इसके अलावा दूसरे ऑफिस में भी हम लोगों ने वर्क किया, तो हम लोग अपने सीनियर को देखते आ रहे थे कि ये किस पैटर्न में काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसी सारी चीजें, तो वो उनको देखकर हम लोग आगे बढ़े। सर कहीं ना कहीं आपने अपने साक्षात्कार में बताया हमें कि आप सीए कैसे बने, कई संघर्ष और कई चुनौतियों का सामना करने के बाद, लेकिन आपने अचीवमेंट तो कर लिया, लेकिन उस पर बने रहना और एक नाम कमाना, वहां तक की बात में कई चुनौतियों का आपने सामना भी करा होगा। तो कोई ऐसा किस्सा या ऐसा वाकया हुआ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी, देखिए सीए बनने तक का तो अपना संघर्ष एक अलग है, लेकिन सीए बनने के बाद में भी संघर्ष है। जी, मतलब हर एक की लाइफ में आया, कोई जॉब में जाएगा तो वहाँ अलग संघर्ष है, कोई प्रैक्टिस में है तो उसका अलग है। अब 2010 में मैं जब सीए कर ही रहा था और मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि मुझे आरबीआई में एंट्री मिलने वाली थी, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आरबीआई की तरफ से, लेकिन एक हमारे फैमिली मेंबर की तबीयत अचानक से खराब हुई, तो उस चक्कर में मुझे वो अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़ी और कुछ दायित्व थे वो निभाने पड़े। तो मैंने अपनी फैमिली को ऊपर रखा, अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं को नीचे रखा। तो वो
पीरियड में मैंने वो काम किया। फिर मुझे मतलब सभी ने बोला कि यार अब आप एक काम करो, जो अपना ये काम है यही वाला काम आप आगे फॉरवर्ड कीजिए। तो मैं वही काम करने लगा। आगे चल के मैं सीए बना, फर्म में पार्टनर बना, और अलग अलग चुनौती आती, कभी कोई डेडलाइन, कभी कोई चीज समय पे आ रही है, कभी नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। तो अपने काम के दौरान में हमने अपने आप को भी अपडेशन किया, प्लस अपडेशन करने के साथ में हमने अपने फर्म की साख बना के रखी और उसको बढ़ाई। ये चीज चली। और इसके बाद में 2022 में अचानक से ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि मुझे वो फर्म छोड़नी पड़ी। जी। फर्म छोड़नी पड़ी इन द सेंस ऐसा हो गया कि भाई कल से आपका काम देख लो, अब इस फर्म को आपकी आवश्यकता नहीं है। मैं पार्टनर होने के बाद में मैंने वो फर्म इसलिए छोड़ दी बिना विवाद किए कि यार अपने किसी विवाद में हो सकता है कि फर्म की साख गिर जाए। जी। उस दिन मेरे पास में जो ठीक है असेट्स या जो भी अपने पास था वो था, लेकिन मेरी जो 12 साल की मेहनत थी वो पूरी जीरो पे आ गई। अब चुनौती ऐसी थी कि अब मेरे साल भर के जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, बच्चों का एजुकेशन, फैमिली का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो, इसके साथ में अब अपने पिताजी एक वृद्धावस्था की तरफ है जहाँ वो टेंशन फ्री होना चाहिए, उनके ऊपर भी एक नई टेंशन आ गई कि अभी बच्चे की लाइन बिगड़ मतलब पटरी डावाडोल हो गई, तो अब इसको कैसे संभाल ले। तो ये जो था इस समय ने मुझे तोड़ दिया था। लेकिन मेरे पिताजी ने मतलब एकदम दृढ़ मेरे साथ में खड़े थे। उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुझे खुद का ऑफिस खोलना खोल, जॉब करना है, बिजनेस करना है, खेती करना है, जो करना है कर, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। इसके साथ में फिर जो हमारे ही दूसरे मित्र थे और जो हमारी लाइन में जो दूसरे लोग थे जिन्होंने मुझे समय पे सपोर्ट किया, आज इस मन से मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उस वजह से मैं आज खड़ा हो पाया वापस। जी। अब वो जब हम खड़े हुए अब ये समय से जब उभरने के प्रयत्न कर रहे थे तो कुछ क्लाइंट्स मेरे साथ में आए। मैं फर्म से तो कुछ लेके निकला नहीं था जी। अब मेरे साथ में जो आए तो वो कहीं ना कहीं मेरा कार्य देखकर मेरे साथ में आए। तो ये भी मैं अब मानता हूँ कि अपने आप में एक सफलता के लिए एक पैमाना हो सकता है। भाई आप किसी को वेल से तो जज कर सकते हैं, पर किसके साथ कितने लोग खड़े हैं तो वो भी एक जज हुआ। इसके साथ में वो एक ऐसा दौर था जब मुझे भी लगता था यार ये क्या खराब सा समय आ गया, लेकिन आज मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो समय बहुत अच्छा था। कितने लोग मेरे साथ में हैं, कितने लोग केवल कहने के और कितने लोग मेरे साथ नहीं है, वो आज मुझे क्लियर है। बिल्कुल। वो समय ऐसा था जैसे दही या छाछ से हम मंथन करते हैं, वो मंथन वाला समय था। बिल्कुल। तो आज वो मक्खन वाला समय है कि आज हमारे पास में एक अच्छा आउटपुट है। मीन्स की कहीं ना कहीं जो समय आया था जिसने थोड़ा सा लाइफ को हिलाया तो था, लेकिन है ना वो मंथन हो गया और सिर्फ मक्खन मक्खन आपके पास अब वो वाला पीरियड है। जी सर। जी। सर सीए बनने तक तो कई चुनौती देखी आपने, उसके बाद भी 12 साल मेहनत करने के बाद एक ऐसा समय भी आया जहां पर आपको कई संघर्ष करना पड़े। जी। लेकिन आप अपने सफलतम पद पर निरंतर बने रहे, ये बहुत बड़ी बात थी सर। और उसके बाद भी हम चाहेंगे कि ये जो इतना चुनौती भरा सफर था उसमें कोई ना कोई ऐसा मोमेंट तो हुआ होगा जो आप कभी भुला ना पाएंगे, तो अगर आप चाहें तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। जी देखिए, काम करते हैं तो रोज कुछ ना कुछ नया जरूर होता है, एक जैसा तो हमेशा नहीं चलता। मेरी लाइफ में 2 किस्से ऐसे हैं जो मुझे पहले मतलब एक किस्सा तो मैं बोलूंगा मुझे पहले याद भी नहीं था, बल्कि दोनों ही मुझे याद भी नहीं थे। मुझे थोड़े दिन पहले जिसके साथ में जो इन्वॉल्व है उसी ने याद दिलाया। हुआ क्या था, लगभग 2016 या 17 की बात है। मैं ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। एक मतलब व्यक्ति आया, एजेड व्यक्ति थे, मतलब हालत देखो तो काफी गरीब परिस्थिति के दिख रहे थे। बोले सर मेरा ये काम है, मुझे ये एक रिपोर्ट बना दीजिए, क्या चार्ज लगेगा। मैंने उनको अपनी फीस बताई। तो
उनके पास में उतने रुपए नहीं थे, बल्कि उससे आधे भी नहीं थे जी। और वो बोले सर ये रुपए भी मैं अपनी साइकिल बेच कर आया हूँ, तो आप कृपया कर मेरा काम कर दो। तो मुझे भी कुछ लगा कि उनकी बात में कुछ सत्यता हो सकती है, कुछ अलग सा इंट्यूशन आया, मैंने उनका काम कर दिया जी। उनसे मैंने फीस चार्ज नहीं की कि माला जाओ अंकल ठीक है कोई बात नहीं आप करो और जाके आपकी साइकिल छुड़ा लो, आपने जिसको बेची आप वापस ले लो, आप परेशान मत हो। वो कर दिया, मैं भूल गया ये बात। अभी लास्ट ईयर मैं किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी के यहाँ शादी में गया था, मैं वापस लौट रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे आवाज दी, बोले सर सर सर। मैं पलटा देखा, बोले सर पहचाना कि नहीं? मैं पहचाना नहीं, बोला नहीं भाई साहब नहीं पहचाना मैंने अंकल। तो बोले सर वो मैं एक बार आया था आपके ऑफिस में वो रिपोर्ट बनाने, आपने मुझसे पैसे नहीं लिए थे। तो मुझे भी 1 या 2 मिनट लगे रिकॉल करने में, मुझे भी कोई याद तो था नहीं। अब वो जब उन्होंने बोला तो बोलते बोलते सर उनकी आंखें भर आई कि मैंने उनको किस समय में मदद कर दी थी, मुझे खुद को ही नहीं पता थी जी। तो उन्होंने बड़े मतलब खुशी से हर्ष से बोला कि बोले सर आपने उस दिन मेरे से फीस नहीं ली तो वो मेरे पैसे दूसरे और काम में आ गए, मेरी दुकान सेट हो गई, बच्चे की शादी हो गई, घर परिवार एक अलग मतलब एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं हम। तो सर उसकी बात सुन के जो सेटिस्फेक्शन मिला जी, मुझे लगता है किसी की फीस लेने में इतना नहीं मिलता। बहुत बड़ी बात है सर। ये एक बात हुई। और दूसरा एक था कि एक बार ऐसे ही मैं ऑफिस में बैठा था, एक पर्सन आए, बोले सर आपसे 5 मिनट का काम है। मतलब बोलिए क्या काम है आपको? बोले सर मेरे को काम नहीं है, आपकी सलाह चाहिए। मतलब बिल्कुल बैठिए। उनका बच्चा था सीए फाइनल में और इंदौर पढ़ रहा था जी। तो बोले सर वो ऐसी ऐसी बात है, सीए फाइनल में है, पढ़ रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं बोला इसमें करना क्या है, उसको पढ़ने दो। बोले सर वो मेरे साथ समस्या ये है कि हम मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है और अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे पूछ रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं यार पैसे क्यों लगा रहे हो। मैं जहाँ काम करता हूँ उनसे बात करी तो वो बोलते हैं कि यार बहुत टफ है, मुश्किल है, तो देखो या तो फिर कोई काम धंधा करता हो तो अपने यहाँ पे भी अकाउंटिंग का या दूसरा काम कर सकते हैं जी। तो बोले सर आपकी क्या राय है? मतलब मैं बच्चे से मिला नहीं, फिर उनसे 1-2 चीजें पूछी, मुझे लगा पढ़ने में थोड़ा सा होशियार है तो मैंने बोला कि अंकल आप उसको पढ़ने का मौका दीजिए, एक नहीं उसको 3 बार एग्जाम देने दीजिए, एक बार में शायद पास होना हर एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है जी। आप उसको 3 बार मौका दो, आप थोड़ा सा खर्चा उठा लो, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर लो, अगर आपको लगता है कि वो सफल नहीं होगा तो उसकी शादी में आप रुपया कम खर्च करना, लेकिन आज उसके लिए मेहनत कर लो और उसको भी बोल दो कि यार मैं पूरा जी जान लगा के पढ़, मैं पूरी मेहनत करके तेरे लिए पैसे जमा कर रहा हूँ जी। सर वो बच्चा, मैं बाद में उस शॉप पे गया तो वो मुझे आवाज देके बाद में मिले, बोले सर 2 मिनट रुको। उन्होंने बताया, बोले सर वो जब मैं आपके पास में आया था, आपसे जब सवाल किया था, आपने बोला था पढ़ा, मैंने बच्चे को पढ़ाया सर, केवल आप थे जिसने पॉजिटिव बोला था, बाकी मैं तो हिम्मत हार चुका था। सर वो बच्चा सीए बन गया, बेंगलोर में जॉब कर रहा है जी। और उसके साथ में जो उसका छोटा भाई है, मतलब इन्हीं के जो छोटे बच्चे, उसकी इंजीनियरिंग की फीस का खर्चा वो उठा रहा है जी। तो सर ये एकदम अतुल्य अलग ही चीज है। बिल्कुल सर। एक तो ऐसी समस्या जब आर्थिक कमजोरी हो उस समय की कोई हेल्प करे वो बहुत बड़ी बात रहती है। और सेकंड चीज सर इस चीज में मैंने उनको 1 रुपए की मदद नहीं की, मैंने केवल एक इमोशनल सपोर्ट किया, जो मुझे लग रहा था कि एक बार अपने हेल्प करना चाहिए। ये ठीक वैसी ही बात थी जैसा वो एक थोड़े दिन पहले फोटो वायरल हुआ था कि एक व्हीकल पे हाथी को चढ़ा रहे, पीछे महावत ने हाथ लगाया जैसे कि लग रहा है धक्का मार के किया। अब क्या उसके धक्के से हाथी चढ़ जाएगा? नहीं, वो केवल एक उसको इमोशनल सपोर्ट है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ सर, लेकिन सर ये भी बहुत बड़ी बात थी कि आपने वो व्यक्ति जब पूरे कहीं हर जगह से निगेटिव बात सुनकर आया था और आपकी एक पॉजिटिव बात ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। सर एक और बात आपके साक्षात्कार से निकल कर आ रही है कि आप तो सीए हैं ही हैं जी, साथ ही आपने बताया कि आपकी जो वाइफ है वो भी सीए है, तो मैम कैसे मिले और कहाँ पर आपकी मुलाकात? ये
इसका जवाब सुन के आप ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे। जी मेरे मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं मैडम को पहचानता ही नहीं था, ना मैडम मुझे पहचानते थे। अच्छा। तो हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज या ऐसा पहले मुलाकात वाला कोई मैटर नहीं है। इसके पीछे के मैं एक मिनट की वो मैं बता दूं कि जैसे हम सीए की एग्जाम जो है मई और नवंबर में होती है। नवंबर में मतलब मेरा और मैडम का दोनों का एक एक ग्रुप सीए फाइनल में बाकी था जी। नवंबर में हम दोनों ने एग्जाम दी थी। मैडम तो रहने वाले मुंबई के और अपन बुरहानपुर। तो फिर किसी परिचित के थ्रू रिश्ते की बात चली, तो उनके रिलेशन में थे मेरे ससुर जी। उनका बुरहानपुर में भी बिजनेस है, तो वो हर 4-6 महीने में आना होता है उनका। अच्छा। तो उस दौरान वो दिसंबर में, नवंबर में एग्जाम हुई, दिसंबर में बुरहानपुर आए। तो उनको एक हमारे परिचित ने बताया कि इनके यहाँ का बच्चा है, इसी लाइन का एक ग्रुप बाकी है, आप देख सकते हैं बच्ची के शादी के लिए। तो वो आए और उन्होंने देखा, उनको मैटर जमा। फिर उन्होंने बोला कि सर मतलब भाई साहब आप आइए, मुंबई आइए, बच्ची को देखिए, जमता है तो आगे मैटर बढ़ाते हैं। सर अब जनवरी में हमारा आता है रिजल्ट। अब हमको देखने जाना था लड़की, उसके पहले आ गया हमारा रिजल्ट। उसमें मैडम पास हो गई, मैं फेल हो गया। अच्छा। अब मुंबई से फोन आया कि बोले गुड़िया पास हो गई है, बालक के क्या पोजीशन है। पापा ने बोल दिया कि भाई वो पास तो नहीं हुआ, अब जो अपनी बात चल रही थी आप चाहे तो इसको यहीं विराम दे सकते हैं, क्योंकि वो सीए बन गई है और थोड़ा सा कॉम्पिटेबिलिटी का ये हो सकता। तो मेरे ससुर जी का यही कहना था कि जब हम लड़का देखने आए थे, जब भी वो सीए नहीं था, फिर भी हम देखने आए थे, तो केवल एक रिजल्ट के वजह से ये बात हम रोक नहीं सकते। आप आइए, लड़की भी जमता है तो आगे की बात फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हम गए और वो फिर सब चीजें जम गई एक दूसरों की फैमिली को, और इस तरीके से हमारा रिश्ता हो गया और शादी हो गई। मैं शादी के बाद सीए बना जी। बाय प्रोफेशन तो वो मेरी सीनियर है। और हर व्यक्ति को यही आश्चर्य होता है कि यार बिना मुलाकात के कैसे हो गया, खासकर जब कि मैडम मुंबई के है, वो छोटे शहर में आके कैसे सेटल हो रहा है। और जबकि होता ये है कि लड़कियां बड़े शहर जाने को पसंद करती है, तो ये एक थोड़ा आश्चर्य रहता ही है। सर हमने जो जहाँ तक अभी तक साक्षात्कार में देखा, कहीं ना कहीं अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा ही होता है और वही शायद कहीं ना कहीं परिणाम था। सर जो आपको अभी तक की सफलताएं मिली है, उसका श्रेय आप किसको? जी नो डाउट सबसे पहले अपने माता पिता, क्योंकि ये लोग हमेशा अपने साथ में खड़े रहे। इसके साथ में मेरी जो टीम है, चाहे पहले भी हम काम किए, जो पहले भी थे या अभी भी है, उनका सहयोग, क्योंकि बिना टीम वर्क आप कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ में मेरी जीवन संगिनी वो भी सीए है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक के अलावा प्रोफेशनल डिस्कशन में भी हमारा कहीं ना कहीं नॉलेज अपडेशन होता है। इसके अलावा वो सारे लोग जो मतलब मेरे एक जो खराब समय बीच में आया था, उस मुश्किल दौर में जो मेरे साथ में थे, तो उनका भी सहयोग अच्छा रहा। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन हम देना चाहेंगे आपके कार्य क्षेत्र से। हाल ही में कहीं ना कहीं बजट आया है इंडिया का जी, तो उसमें कई प्रकार के चेंजेस हुए हैं टैक्स स्लैब्स में वगैरह वगैरह जी। तो इसका एक आम आदमी किस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट को लेके या टैक्सेस को लेके क्लियरिटी क्या हो सकती है, किस तरीके से उसका लाभ उठा सकता है? जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अभी बजट आया है, इसमें एक सबसे बड़ी घोषणा ये की है कि इनकम टैक्स एक्ट, अभी इस हफ्ते में गवर्नमेंट पूरा न्यू इनकम टैक्स एक्ट हमारे सामने रखने वाली है जी। लेकिन उनका कहना ये है कि हम आधे से ज्यादा प्रोविजन पुराने एक्ट वाले कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो एक बार वो पूरा आ जाए, उसके बाद में हम आगे की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जो अभी फिलहाल जो घोषणा की है, जैसे 12 लाख तक की आय कर मुक्त की गई है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। जो अभी तक 7 लाख तक की आय कर मुक्त थी, तो आज लगभग गवर्नमेंट को लाख से 1.25 लाख करोड़ रुपए साल का इसमें रेवेन्यू का लॉस होगा। लेकिन वही हम जैसे जो मध्यम परिस्थिति वाले लोग हैं, उद्योग है, सभी को बेनिफिट होगा कि हमें टैक्स 12 लाख तक नहीं देना है।
तो अब अगला प्रश्न ये है कि भाई अब ये जो टैक्स की जो बच रहा है मेरा, अब इसका क्या किया जाए। तो अब व्यक्ति, एक जनरल फिनोमिना है कि व्यक्ति उठाता है और ये जो बचत है वो कहीं ना कहीं खर्च कर देता है जी। तो मेरी उन सभी से राय है कि उसका एक बड़ा हिस्सा खर्च ना करते हुए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए जी। ताकि भविष्य में आपकी वेल्थ क्रिएट हो सके और जो आवश्यक चीजें हैं उसके लिए बिल्कुल आप खर्च कर सकते। सर जैसा आपने टैक्सेस के बारे में तो बताया और आपने बोला कि जो हमारी कहीं ना कहीं कर की जो लिमिट 12 लाख तक हो चुकी है जी, तो जो अमाउंट बच रहा है उसका कैसे उपयोग किया जाए। तो अब व्यक्ति किस तरीके से एक पहला कदम अपना उठाए इन्वेस्टमेंट के लिए, कैसे वो कर सकता है। जी, देखिए सर, क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है या फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, व्यक्ति के पूरा एनालिसिस करके होती है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली स्टेटस वगैरह सारी चीजें देख करके, एसेट है क्या लायबिलिटी है। मैं अभी आपको वो चीज बताता हूँ जो एकदम बिल्कुल बेसिक है और थंब रूल है, जिसे फॉलो करके भी मतलब मैक्सिमम लोग फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति के पास में टर्म इंश्योरेंस होना आवश्यक है, हेल्थ इंश्योरेंस होना आवश्यक है जी। साथ ही साथ आपके 6 महीने की जो भी इनकम होती है वो 6 महीने की इनकम आपके पास में लिक्विडिटी के तौर पे होना चाहिए। उसमें भी हमें उसे 2-3 अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, जैसे कि कुछ उसमें से अमाउंट आपका कैश में होगा, कुछ सेविंग बैंक अकाउंट में होगा, कुछ एफडी और या तो फिर कुछ म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड जिसमें अमाउंट कम होने की रिस्क ना हो जी। ये एक बेसिक कदम उठा सकते हैं और ज़्यादा मतलब आप कोई भी निर्णय लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लेवे। जी सर, जी बिल्कुल सर। सर हमारा अगला क्वेश्चन कि आप देश के युवाओं को क्या संदेश दें। देश के युवाओं को एक चीज मैं बोलूंगा कि जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो लोग पत्थर मारने वाले बहुत आएंगे और पत्थर मारेंगे जी। आप उन पत्थरों का उपयोग करके कामयाबी की सीढ़ी बना लो। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है ये कि है ना कहीं व्यक्ति जब भी आगे बढ़ता है तो बहुत सारे लोग पत्थर तो मारते ही हैं जी। और लगता है कि आपने भी ऐसा ही कुछ करा और वही सीखा आप देश के युवाओं को भी दे रहे हैं। सर अगला क्वेश्चन हमारा, आपने जो लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा। सर सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अपने व्यू रखने दिए। आपने जो एक बीड़ा उठाया है कि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग व्यक्तियों को बुला के उनके व्यूज और उनकी जानकारी समाज तक पहुंचाना, उससे वाकई हमारी युवा और समाज को एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, उनको मार्गदर्शन मिलेगा और मैं उनकी भी सफलताओं के लिए कामना करता हूं और लीड लैब भी दिन दुगनी रात चौगनी सफलता प्राप्त करे, ऐसी ईश्वर से कामना है। सर हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपके साक्षात्कार से आपने मैसेज दिया कि कोई भी कितने भी पत्थर मारे, हमको उसका उपयोग अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए करना है और हमारे दर्शक भी कुछ भी निगेटिव, आपका कहने का जो मतलब है कि कोई भी निगेटिविटी आए आप उसको पॉजिटिवली उसको उपयोग में लें और अपनी सफलता अपने क्षेत्र में सफल हों। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।